नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से, जो कि आज गुजरात दौरे पर हैं और आज गांधीनगर में, जो कि गुजरात की राजधानी है, वहां पर उनका रोड शो होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे लद्दाख के मुद्दों को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि केंद्र ने लद्दाख मुद्दों को लेकर मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग न्यू दिल्ली में होने वाली है। तो हर किसी की नजर इसी पर, जहां पर तमाम जितने भी मुद्दे लद्दाख को लेकर है उस पर चर्चा की जाने वाली है। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी जम्मू कश्मीर के पहलगाम की। पिछले महीने से ही ये पहलगाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है और आज एक बार फिर से यहाँ पर कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। कौन लोग शामिल होंगे, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्या कंक्लूजन होगा, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद कोविड को लेकर बात करेंगे, जहां पर दस्तक जो है वो भारत में दे चुका है, तो टेंशन भी बढ़ाई हुई है क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े और साथ ही साथ कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस हवाले से आपको पूरी जानकारी देंगे कहा क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी मौसम के हवाले से, क्योंकि इस बार मॉनसून ने अपने तय समय सीमा से पहले ही दस्तक दे दी है और इससे हर तरफ जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि कहां पे क्या कुछ अपडेट है मौसम के। तो यहाँ पर पाकिस्तान अपने बोल बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के सीएम ने कहा है कि भारत के साथ बातचीत वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है और अब देखना यह है कि भारत को लेकर जो बातचीत की बात कही गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो गुजरात में देखने को मिल रहा है और 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इस हवाले से भी जानकारी आपको साझा करेंगे, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कई सौगातें, कई उद्घाटन और कई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर आपको बता दें कि गांधीनगर में 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो कर रहे हैं और साथ ही साथ भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के कच्छ की अगर बात की जाए तो दिवाली जैसा वहां पर माहौल है, क्योंकि कई परियोजनाएं गुजरात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। तो इस बीच महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर कच्छ में दिवाली जैसा माहौल है। जैसे रूपाली ने आपको बताया, भुज में आज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, इसका उद्घाटन होगा और आज दूसरा दिन है पीएम मोदी के दौरे का। और आपको ये भी बता दें कि भुज में जब उन्होंने रोड शो किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। तो ये बड़ी बातें जो हैं इस दौरान कही गई थी। फिलहाल आपको गांधीनगर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इनका रोड शो जो है पीएम मोदी का वो फिलहाल शुरू हो चुका है। हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में तिरंगा लिए लोग उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं वो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये भव्य रैली, भव्य रोड शो गांधीनगर गुजरात से सामने आ रहा है, जहां पर उनका ये घर माना जाता है, होम टाउन है। गुजरात उनकी अपनी नेटिव स्टेट है, यहाँ पर पहले वो सीएम रह चुके हैं और सीएम के बाद अब वो प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरा कार्य उन्हें संभाला है। लेकिन गुजरात के दौरे को लेकर हमेशा से आशाएं ज्यादा हो जाती हैं, लोगों को होप ज्यादा रहती है क्योंकि उनका होम टाउन है और एक बार फिर से वो गुजरात पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है, तो आज ये भव्य रैली, भव्य रोड शो जो है वो देखा जा रहा है। देखने को मिल रहा है कि गुजरात में तमाम लोगों में काफी उत्साह है और यहाँ जो परियोजनाएं, योजनाएं, जो शिलान्यास अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का किया जा रहा है वो गुजरात की विकास की कड़ी है और उस पर काम करते हुए हर कोई नजर आ रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी मिट्टी में जाकर वहां के लोगों से मुलाकात कर ये सौगातें उन्हें सौंप रहे हैं। इस बीच कुल मिलाकर 5,536 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री गांधीनगर में जो शहरी विकास की आज 20वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए हैं और तमाम योजनाएं, लोगों का उत्साह, लोगों की खुशी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जाहिर करती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए क्या कुछ लाए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जनता को
कई बड़ी सौगातें वो देते हुए नजर आएंगे। कल का सारा दिन भी इसी में बीता और आज भी ऐसे ही दृश्य जो है वो सामने आने वाले हैं, जहां पर कई विकास परियोजनाओं को लेकर अगर बात की जाए, उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो गुजरात के लिए ये बेहद खास 2 दिन रहे हैं और आज का दिन भी है, और इसके बाद सीरीज वाइज लगातार देश के कई जगहों पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो सबसे पहले गुजरात से शुरुआत और कई बड़ी सौगात। बिल्कुल, आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास किया जाएगा। 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। ये बड़ा तोहफा गुजरात वासियों के लिए है। फिलहाल एक मंच पर मौजूद हैं सभी लोग और यहाँ पर पीएम मोदी का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक कर किस तरीके से स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये उनका होम टाउन है, उनका घर है और लोगों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग सी भावनाएं उनके मन में है। एक इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ देखा जाता है और इसी कनेक्शन के लिए और इसी कनेक्शन के चलते यहाँ पर जो है लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। हमारे साथ गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ महिपाल सिंह जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है वहाँ का। महिपाल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल गुजरात के गांधीनगर का क्या कुछ मंजर है? तस्वीरें दिखा रही हैं कि दिवाली जैसा माहौल है वहाँ पर कल से ही, अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं, जानकारी दीजिएगा। तरीके से देखा गया है तस्वीरों में कि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और लोगों अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वैसे तो गुजरात में जब भी वो आते हैं तो उनको उनका स्वागत करने के लिए सभी तैयार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं गुजरात से और गुजरात से ही आगे गए मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री यहाँ से बने। यानी कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह जुड़ा होता है हर बार, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जब भी वो आते हैं तो कहीं ना कहीं भेंट सौगातें देते हैं, विकास की परियोजनाएं रखते हैं और गुजरात का नाम बड़ा होता है, गुजराती का नाम बड़ा होता है। वैसे में उनका यहाँ पे आना बहुत ही बड़े मायने रखता है और सब लोग अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बेताब होते हैं। वैसे अभी भी यही देखा जा रहा है और खास तौर पे जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद में पहली मुलाकात है तो लोग काफी यानी कि देशभक्ति के रंग बिरंगे उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं पूरा। महिपाल, यहाँ पर इस चीज को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनना, ग्लोबली रिकॉग्नाइज होना, लेकिन गुजरात के लोगों को उसी तरीके से लेना जैसे पहले लेते हुए आए थे और शायद यही यकीन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अलग विश्वास गुजरात की जनता दिखाती है और जो इन 2 दिनों के कार्यक्रमों में भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने यहाँ के विकास की रूपरेखा तैयार की थी गुजरात की, और उसी के तर्ज पे उन्होंने विकास का मॉडल पूरे भारत देश में रखा और उसी तर्ज पे ही पूरा विकास किया है और कहीं ना कहीं गुजरात को सेंटर बना के रखा हुआ है। सेंटर में यहाँ पे जितनी भी परियोजनाएं होती है तो उसका मॉडल बना के पूरे देश में लागू होता है और ऐसे ही पूरे विश्व में इसका यहाँ गुजरात का विकास मॉडल रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं जब भी नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी सी परियोजनाएं रखते हैं, जैसे कि अभी पिछले दिन हमने देखा कि यहाँ से कार्गो ट्रेन जो है वहाँ से यहाँ से शुरू होकर उसके इंजन यहाँ से बनाए जाएंगे। 9000 हॉर्स पावर का सबसे बड़ा इंजन बनाया गया है, 4500 टन की क्षमता वाला इंजन है। यानी कहीं ना कहीं कुल मिला के यहाँ से रूपरेखा जो होते हैं ऐसे कई परियोजनाएं यहाँ पे खुली रखते हैं और कल भी देखा गया कि जो थर्मल पावर स्टेशन है सबसे बड़ा वो भी डाला जाएगा, सोलर का जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेशन है वो भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी योजनाएं यहाँ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। आज भी वो शहरी विकास को लेके कई योजनाएं रखने वाले हैं। लेकिन महिपाल, एक चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि विदेश के दौरे भी किए जाते हैं पीएम मोदी द्वारा, अक्सर अलग अलग देशों के दौरे होते हैं, अक्सर अलग अलग राज्यों के दौरे भी किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहती है तो वो गुजरात के दौरे को लेकर रहती है क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ है। वहां के पहले वो सीएम रह चुके हैं और अब वो पीएम बन चुके हैं। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को गुजरात के जो लोग हैं कैसे कनेक्ट करते हैं पीएम मोदी के साथ इमोशनली? तो सबसे बड़ी बात है कि गुजरात से पीएम मोदी है, यहाँ वडनगर से है, तो सब लोग पहले सोचते हैं कि यहाँ का एक बेटा है जो प्रधानमंत्री बन के वहाँ पे गया। 12 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे सेवा दी और सेवा ही नहीं, सेवा के तौर पे उन्होंने बहुत सारा भेंट सौगात की है, विकास भी किया है
और यहाँ गुजरात का नाम उन्होंने बड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि गुजरात का जो नाम बड़ा हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है, तो लोग काफी ऐसा ही देखते हैं कि चलो हमारा नाम हुआ है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से ही हुआ है, तो उनको एक अलग नजर से ही देखते हैं। और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ देख के जाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली आज चले गए, आए तो ऐसे ही चले गए। लेकिन लोग सोचते हैं उससे भी ज्यादा आशा तो उससे भी ज्यादा लोगों को देते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक नजरिया होता है उनको देखने का लोगों का, कि नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ विकास लेके जाते हैं और गुजरात का नाम वैसे बढ़ाते ही रहते हैं, वही कम नहीं होने देते लेकिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। महिपाल, ये रही सौगातों की बात, परियोजनाओं की बात, जो कि अब सीरीज चलने वाली है 31 मई तक। लगातार अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर सौगातें देंगे। लेकिन उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये, इस वक्त फॉरेन जो है वो डेलीगेशन गया हुआ है भारतीय सांसदों का। इस बीच पाकिस्तान को लेकर लगातार जो है वो करारा जवाब हर एक मंच से, हर एक राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक एजेंडा है, क्या लगता है इससे किस तरीके से प्रभाव, क्योंकि गुजरात भी अफेक्टेड रहा है उस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। जिस तरीके से देखा है यहाँ पे जिस तरीके रूपाली सॉरी, तो यहाँ पे जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्ट्रेटेजिक एजेंडा शुरू किया तो वो भी गुजरात से ही शुरू किया। विकास मॉडल की जो गाथा थी वो भी यहाँ से शुरू हुई, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान पे उन्होंने निशाना साधना शुरू किया, भले ही उन्होंने पहले से मन की बात किया कुछ भी किया, लेकिन रैली के तौर पे जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की गुजरात से की है, और बाकी आने वाले दिनों में भी 6 राज्यों में भी वो जाएंगे, तो हर बार उनका पलटवार यही रहेगा, पाकिस्तान पे ही रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, सेना ने कैसे सफलता हासिल की और उनमें उनका भी रोल क्या था, और सेना किस तरीके से आगे बढ़ रही है और आगे के दिनों में कैसे अपनी डिफेंस सिस्टम होगी वो भी वो बताते रहेंगे। और जितने भी पाकिस्तानी नहीं, उसके साथ में जितने भी दुश्मन है उन पर भी उनका भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमला ना हो लेकिन परोक्ष रूप से उन पर भी हमला होगा। कैसे पूरी की पूरी उनकी जो जन संबोधन होगा उसमें चीजें देखी जा सकती है। अभी आगे क्या कुछ रहने वाला है, आज पूरे दिन कार्यक्रम किस हिसाब से रहने वाले हैं, कहाँ, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कैसा उत्साह है, क्या लोगों का रिस्पांस है, कितने लोग वहां पहुंचे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन? रूपाली, जिस तरीके से लोगों की बात करें तो लोगों का हुजूम काफी सारा है। जन संबोधन को लेके लोग उनको सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और सब लोगों में उत्साह होता है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ कहे तो वो भी बहुत ही अच्छा कहता है, तो सब लोग उसकी राह में देखे। करीबन यहाँ पे देखी जाए तो 5 लाख से करीब लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, वो सुनने के लिए बेताब है। लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। और यहाँ से रेखा की बात करें तो जन संबोधन करने के बाद में कई सारी लोकार्पण है, परियोजनाएं हैं, लोगों के सामने रखेंगे, और उसके बाद में आज 12:30 से 1 के बीच में वो यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो महिपाल सिंह जो है लगातार गुजरात के हवाले से अपडेट कर रहे थे, लेकिन अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे ठीक 2 से 3 साल पहले से ही ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि पार्टी में ये गुपचुप तैयारियां जो है वो चल रही है इस वक्त, और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां और तेज जो है उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, जहां आगामी चुनावों को लेकर एक्शन में सभी दल नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने में मूड जो है वो समाजवादी पार्टी का नहीं नजर आ रहा। वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़े, और इस बीच फिलहाल वहां पर आगामी चुनावों को लेकर ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकतर सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम हो रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें एक पार्टी जीतेगी उस हिसाब से और बढ़ेगा, और ज्यादा जो सकारात्मक रिस्पांस अगर आता है तो और मजबूती जो है पार्टी को मिलती है, पार्टी की नींव को मिलती है। इस हिसाब से जो दावेदार हैं उन्हें बूथों पर पीडीए के बीच जनाधार बढ़ाने का काम भी दिया गया है। तो फिलहाल पार्टी में ये पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है, जहां विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अब एक्शन में सभी पार्टीज नजर आ रही है। 2027 का अभी समय है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि तैयारियां अभी से शुरू है, ताकि दमखम से उतरा जाए ग्राउंड लेवल पर और जनता को लुभाया जाए।
तो यहाँ पर हमारे साथ रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं। रजा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चुनावी सरगर्मियां इस टाइम पर चल रही है। रजा, आप बताइएगा, जहाँ पर एक तरफ इंडिया अलायंस है उसमें भी थोड़ी सी फूट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बाजार में जो बातें उठ रही हैं यहाँ पर वो लगातार यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ी सी सीटें कम मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अच्छा होल्ड पूरे उत्तर प्रदेश में है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको मालूम है आशु मलिक जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इमरान मसूद जो सांसद है सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के, इन दोनों में इस तरह की जुमलाबाजी चल रही है जिसमें इमरान मसूद ये कहते हैं कि हमें कम आका ना जाए। राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लोकसभा में पाई हैं, तो राहुल गांधी को क्रेडिट लोकसभा का दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली हैं, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, तब भी क्रेडिट जो है देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता है, सांसद हैं, MP हैं, MLA हैं, वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव की ही अकेले मेहनत नहीं है और राहुल गांधी की मेहनत है जो 37 सीटें लोकसभा में 2024 के चुनाव में मिली है। इस नाते इमरान मसूद एपेक्स दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, बार बार जुमलाबाजी बयानबाजी दे रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से नीचे होकर समझौता नहीं करेंगे, ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे, कम सीटें नहीं लेंगे, बराबर की भागीदारी समाजवादी पार्टी से करेंगे ताकि हमारी सीटें ज्यादा आए। और हमारी जनता जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को अपना रही है, लिहाजा हमें सीटें ज्यादा चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी मुखिया जो अखिलेश यादव है उनका कोई बयान नहीं आया है, मगर आशु मलिक, क्योंकि इन लोग इनडायरेक्टली बयानबाजी करवाते हैं। राहुल गांधी एक जो है वो बाकायदा पॉलिटिकल पंडित ये कहते हुए नजर आते हैं ये जो भाषा इमरान मसूद बोल रहे हैं वो राहुल गांधी की भाषा है, बुलवाई जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताकि माहौल बन जाए, गठबंधन में आते आते सीटें बढ़ जाएं कांग्रेस की। वहीं आशु मलिक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं, बूथ स्तर पर कोई स्ट्रक्चर नहीं, हम इतनी सीटें देकर अपना जनाजा नहीं निकालेंगे, सीटें उनको कम दी जाएंगी अगर उनको गठबंधन में रहना है। अब देखने वाली बात है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुमलाबाजी बयानबाजी का क्या निष्कर्ष निकलता है, गठबंधन का गठबंधन होता है या नहीं। जितने भी चुनाव हुए हैं यही देखने को मिला है कि कांग्रेस जो है बतौर बैसाखी का सहारा लेकर चलती है, अपना अस्तित्व खो चुकी है। जिस हिसाब से एक समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वही गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं इक्का दुक्का सीटों के पीछे जो है पार्टीज के साथ हाथ मिला रही है। क्या लगता है 27 अभी बहुत दूर है, तब तक किस एजेंडे, किस स्ट्रेटेजी अगर कांग्रेस यूपी में खेले तो हो सकता है ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी दे भी दे? देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक मानसिक दबाव का खेल खेल रही है, पॉलिटिकल गेम जिसे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पे एक मानसिक दबाव हो और मजबूरन उनको अगर शेयरिंग करनी हो तो हमें अत्यधिक सीटें देने पे मजबूर हो जाए समाजवादी पार्टी। मगर समाजवादी पार्टी भी इन बयानबाजी जुमलाबाजी का सही तरीके से जवाब दे रही है। वो ये कह रही है कि हमारा ज्यादा स्ट्रक्चर मजबूत है, हम किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, भागीदारी कांग्रेस पार्टी की कम रहेगी। मगर एक मेंटल जो है एक तरह से दिमागी दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखने वाली बात है कि ये कांग्रेस पार्टी का जो माइंड गेम है ये कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है रजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के। फिलहाल यहाँ पर यूपी को लेकर और यूपी की राजनीति को लेकर बात की जाए तो तमाम सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। प्रदेश भर से आए फरियादियों की गुहार सुनी है और यहाँ पर आपको बता दें कि अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। सीएम योगी लगातार आपको बता दें जब से कार्यकाल में है गोरखपुर जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका मौके पर ही निस्तारण करते हैं, बाकियों के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो इस बार भी फिलहाल प्रदेश भर से जो जितने भी फरियादी आए थे उन सबकी गुहार सुनी गई और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शरेआम कह दिया है तो अधिकारियों को जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें जल्द से जल्द उन लोगों का समाधान निकाला जाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास करें, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे जो तमाम जो स्कीम्स लाई जाती हैं उनका किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और अब जो फरियादी हैं जब उनके पास पहुंचते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं का निस्तारण हो पाए।
तो अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर पहुंचे थे उन्होंने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उनके उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के घर में शादी होती, हो सकता मुझे समय नहीं मिलता, मैं हो सकता नहीं जा पाता,
लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है। लखनऊ का सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहां चला आया कि चलो इसी बहाने हम लोग जाएंगे, उन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे, उन परिवारों को धन्यवाद देंगे। और ये तो कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है। तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि कम से कम उन कन्याओं की शादी ब्याह के साथ जहां दहेज मुक्त विवाह है, जहां पर बालक और बालिका दोनों बालिक हैं, बाल विवाह भी नहीं है, दहेज भी नहीं है, एक से अधिक कोई शादी नहीं कर सकता, तीनों पर प्रहार है। और उसी व्यवस्था के साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए यहां पर आए हैं। न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है। अपनी अपनी रीति और रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ 10 जोड़े जहां एकत्र हुए, वहां सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ प्रशासन सहयोग करने के लिए उतावला है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे और कन्या के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं। और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को जो दहेज के नाम पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और यहां पर कन्याओं को गिफ्ट दिया और सिंदूर दान जो है वो गिफ्ट दिया गया और तमाम इस चीज़ों के हवाले से बातचीत जो है वो करते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे लद्दाख मुद्दे को लेकर और लद्दाख मुद्दे को लेकर आज मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस मीटिंग को बुलाया गया है। और फिलहाल आपको बता दें कि लद्दाख मुद्दे पर ये मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर आज उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक जो है वो बुलाई गई है और कई नेता लद्दाख के आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। तो हर किसी की नजर इस मीटिंग पर फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी और तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो की जाएगी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मीटिंग को बुलाया है कि लद्दाख के मुद्दे जो लगातार कई समय से चल रहे हैं उन पर एक बार चर्चा की जाए, हल निकालने की कोशिश की जाए, जिसमें लद्दाख के कई नेताओं को भी बुलाया गया है। तो ये समिति की बैठक बुलाई गई है और न्यू दिल्ली में ये बैठक है। फिलहाल क्या कुछ इस पर सॉल्यूशन कंक्लूजन निकलेगा, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही अहम मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में बात होने वाली है लद्दाख मुद्दे को लेकर। फिलहाल हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, लद्दाख मुद्दे को लेकर दिल्ली में अहम मीटिंग है, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है इस मीटिंग में? देखिए, मैं आपको बता दूं 15 जनवरी को आखिरी बार ये बैठक हुई थी। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लेह और कारगिल दोनों ही तरफ से मांग की जा रही है। लद्दाख जब से जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है तो कई मांगे लगातार की गई हैं। सबसे जो अहम मांग है वो लद्दाख से शेड्यूल को लेकर के मांग की जा रही है। उसके अलावा ये मांग की जा रही है कि लद्दाख से
2 लोकसभा की सीट होनी चाहिए। फिलहाल पूरे लद्दाख में अभी 1 लोकसभा की सीट है। लद्दाख के लिए 2 लोकसभा की सीटों की मांग की जा रही है। उसके अलावा रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। उसके अलावा एजुकेशन और लद्दाख का जो यूपीएस है उसकी अलग से मांग की जा रही है। और इन सब को लेकर के ये सब जो मांगे की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ है, तब से मांग की जा रही है। फिलहाल 15 जनवरी के बाद की बैठक हुई तो उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर लद्दाख के नेता आज जो है जब भी दिल्ली पहुंचेंगे, पहलगाम में भी आज विशेष कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे क्योंकि 22 अप्रैल के बाद पहलगाम हो, जम्मू कश्मीर हो, कई ऐसी चीजों से जूझता हुआ नजर आया है, जिसके बाद अब पहलगाम में आज विशेष ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और इस बीच आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है ये कैबिनेट की बैठक करेगी और खास तौर पर इसमें सुरक्षा के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसके बाद बात की जाएगी आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ शक्तिशाली संदेश देने की, और फिर बात की जाएगी टूरिज्म वापस कैसे लाया जाए। तो ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उसे जूझ रही है, काफी नुकसान झेला जा रहा है। और इसमें आज कैबिनेट की ये विशेष बैठक होने वाली है जिसमें तमाम जो नेता है वो मौजूद रहेंगे और अपने अपने राय इसमें देंगे। लेकिन चर्चा होगी, क्या सॉल्यूशन क्या कंक्लूजन, इस पर हर किसी की नजर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आतंकवाद के खिलाफ संदेश देने का मकसद है उमर अब्दुल्ला की सरकार का। और जहां पर इस वक्त अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली जो है वो पर्यटकों से गुलजार होती थी, लेकिन इस वक्त कुछ ऑपोजिट मंजर देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम पर्यटन जो है इस वक्त कश्मीर वैली में जा रहा है। और रीजन क्या कुछ है, कारण क्या कुछ है, पहलगाम 22 का वो अटैक, 22 अप्रैल का वो काला दिन था, 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद की लगातार पर्यटक जो है वो कम होते नजर आए। और इस टाइम जब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, इस टाइम पर करोड़ों लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते थे, लेकिन इस वक्त का मंजर क्या है वो हम सभी लोग जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं फिदा हुसैन, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिदा, जहां पर इस वक्त कश्मीर वैली जो है, जितने वहां पर पेड़ हैं, जितनी बड़ी बड़ी वादियां हैं, उससे ज्यादा पर्यटक वहां पर देखने को मिलते थे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट मंजर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहलगाम क्लब के बाहर, जहाँ पे कुछ ही देर के बाद जो मुख्यमंत्री है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके काबीना रुफका है, काबीना वजीर है, उनका पहुंचना शुरू हुआ है, जिसमें जावेद राणा है, सतीश शर्मा है, वो यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो कैबिनेट है वो यहाँ पर ली जाएगी। क्या उसके फौरन बाद यहाँ पर और बैठकों का दौर चलेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो यहाँ के लोगों को इस मीटिंग से जुड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि 22 हमले के बाद जहां पहलगाम वीरान सा लग रहा है, पहलगाम में खामोशी छाई हुई है, पहलगाम में सन्नाटा नजर आ रहा है, सड़कें सुनसान नजर आ रही है, पर्यटक गायब है। क्या ये पर्यटक को वापस यहाँ पर लाने के लिए क्या इस मीटिंग में कोई निर्णय लिया जाएगा, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, जब यहाँ पर कोई वजीर या खुद मुख्यमंत्री बात करेंगे पत्रकारों के साथ। हालांकि पत्रकार भी यहाँ बाहर इंतजार कर रहे हैं कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचने में। लेकिन जो यहाँ पर विभागों के बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर उनका पहुंचना शुरू हुआ है। रूपाली, फिदा, यहाँ पर एक और चीज है, जिस तरीके से हम ओवरऑल इस सिचुएशन, इस सिनेरियो की बात की जाए, सबसे बड़ी बात थी ट्रस्ट। अब यहाँ पर सरकार के आगे चैलेंज कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नहीं है कि इकोनॉमी वाइज वापस टूरिस्ट को लाना है ताकि रोजगार हो, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यकीन दिलाना सबसे बड़ा एक इमोशनली चैलेंज जो है अब देखने को मिल रहा है। क्या लगता है ये कैबिनेट की मीटिंग ग्राउंड लेवल पर उस तरीके से उतर पाएगी और कितने बड़े फैसले इमीडिएटली लेना जरूरी है? क्योंकि एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ पिछला नुकसान भी वापस कवर अप करना है।
देखिए, भरोसा दिलाना ये एक बड़ी बात है और उसके लिए क्या किसी मंत्री को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया जाएगा जो देश के विभिन्न इलाकों में जाकर वहाँ पर लोगों से मिलेंगे, वहाँ की सरकारों से मिलेंगे, वहाँ पर जो टूरिज्म विभाग के लोग हैं उनके साथ मिलेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि आप जम्मू कश्मीर का दौरा करो, जम्मू कश्मीर शांतिपूर्ण जो है केंद्र शासित प्रदेश है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा के अच्छे खासे व्यवस्था है, आपको सिर्फ यहाँ पर आना है। लेकिन क्या उस भरोसे को यहाँ पे ये सरकार पाने में कामयाब हो जाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ पे श्री अमरनाथ जी यात्रा की आपने बात की है, क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है जब यहाँ पर भोले के वक्त पहुंचेंगे और भोले के वक्तों में हम हमेशा देखते हैं कि काफी ज्यादा जोश और उत्साह जो है वो उनके यहाँ देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू से लेकर पहलगाम के पवित्र रास्ते से जब यहाँ पर भोले के वक्त पहुंचते हैं तो जोश और जज्बा काफी ज्यादा ऊंचा रहता है और पहला जत्था जब पहुंचता है कि क्या जिस अंदाज से, जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा उनका स्वागत किया जाता है, इस बार भी उम्मीद कर रहे कि उससे ज्यादा जोश जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं जिनको काफी ज्यादा भरोसा है, जो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका यही मानना है कि इस सरकार क्या ये कोई फैसला लेती है, जैसे होटलियत को जो नुकसान हुआ है, जैसे यहाँ पे जो टैक्सी ऑपरेटर्स है उनको काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है इस वक्त, और जो पोनी वाला है उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है। ठीक है फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि कुछ ही देर में आपको बता दें कि मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार ने किया है। पहले एक दिन की असेंबली आयोजित की गई थी, उसमें श्रद्धांजलि दी गई थी उन टूरिस्ट को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और अब एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट की बैठक। एक बार फिर से कोरोना की बात की जाए तो पैर पसारने लगा है। जहां पर 2020 का वो मंजर अभी भी हमारी आंखों के सामने है, वो तस्वीरें अभी भी छलकती नजर आती है, लेकिन एक बार फिर से 1000 का ये आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है कोरोना के कोविड। बिल्कुल, कोविड ने दस्तक दे दी है और इस बीच आपको बता दें कि लगातार दिन ब दिन जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो शुरुआत 2200 के आंकड़े से हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि अब आंकड़ा 1000 का यानी 700 के उछाल से केसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। जो आंकड़ा केसेस का बढ़ा, पॉजिटिव होने का बढ़ा, वैसे ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि खास तौर पर प्रभावित जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, केरल हो गया, पुणे अलर्ट पर कर दिया गया है, दिल्ली में काफी केसेस आ चुके हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब कोविड पॉजिटिव केसेस काफी ज्यादा आने लगे हैं। यहाँ पर किस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री काम कर रही है वो हम सब जानते हैं। बेडिंग को लेकर ये कह दिया गया है कि बेडिंग बढ़ाई जाए, क्वारंटीन सेंटर फिर से एक्टिव किए जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर या जितनी भी तमाम चीजें हैं, चाहे वो टेस्टिंग किट्स हो, सभी जो है अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। इसको लेकर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में 5 मौतें जो है वो कोविड के कारण हो चुकी है, जिसमें कल भी एक महिला की मौत जो है वो हुई है। तो फिलहाल कोरोना वायरस से 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ये खतरा आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसको लेकर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर 780 से ज्यादा जो लोग प्रभावित हुए कोविड से। मौतों के मामले जो है वो कितने हैं वो मैं आपको एक एक कर बताएंगे। मैं और रूपाली आपको बता दें, महाराष्ट्र से शुरुआत करेंगे। 5 मौतें अभी तक हुई हैं, 210 एक्टिव केसेस इस टाइम पर वहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में 2 मौतें हो चुकी हैं और 430 एक्टिव केसेस इस वक्त वहां पर देखे जा रहे हैं कोविड के। बिल्कुल, राजस्थान के हवाले से बात की जाए तो 2 मौतें हुई हैं वहां पर और 13 एक्टिव केसेस जिस टाइम पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो 13 लोगों का इलाज जो है अभी फिलहाल चल रहा है। कर्नाटका में 1 की मौत हुई है और 80 एक्टिव केसेस है और जाहिर सी बात है ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दिन ब दिन। एक हफ्ते में 700 का उछाल आना बहुत बड़ी बात है और इसमें अब सतर्क रहना और बड़ा चैलेंज हो चुका है।
और ये भी नहीं भूलना है कि बेशक आप वैक्सीनेटेड हो, उसके बावजूद भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गाइडलाइंस पहले थी वही रहेंगी, लेकिन आप उसको फॉलो करें। हेल्थ मिनिस्ट्री भी यही रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल एसओपीज का पालन करना, वो गाइडलाइंस जो है वो अभी भी हमें याद है किस तरीके से हमको जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेसेस पर रहना है। लेकिन रूपाली, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पैनिक नहीं होना है। अगर नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं तो आपको नॉर्मल अपना कोविड टेस्ट करवाना है। कुछ लोगों का हमने देखा था कि उन्होंने दिल और दिमाग पर ये बात इतनी ज़्यादा ले ली थी कि 2020 में कई लोगों की मौत इस वजह से भी हुई थी, क्योंकि उनको डर इतना सताने लगा था कोविड जैसी बीमारी को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा मामले जो है वो केरला में सामने आ रहे हैं, और सबसे पहला मामला 2020 में भी एक लड़की का सामने आया था केरला में, जब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो चाइना गई थी। और इस बार भी केरला सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो है इस टाइम पर बना हुआ है। मौतें भी वहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मामले इस टाइम केरला में ही सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली भी प्रभावित है, हरियाणा भी प्रभावित है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र, ये तमाम वो इलाके हैं जो प्रभावित हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इरशाद अहमद मुंबई से ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि मुंबई में सबसे पहले मौतें शुरू हुई थी। इरशाद, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, पहले जो है वो आंकड़ा 2 का था, लेकिन अब महाराष्ट्र में आंकड़ा 5 का हो चुका है। लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री और खास तौर पर नवनिर्वाचित सरकार ने किस तरीके से तैयारियां की हैं कोविड को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र में खास तौर से जनवरी से इसका सिलसिला शुरू हुआ, कोरोना का चौथी लहर जो हम मानेंगे। खास तौर से देख रहे हैं हम कि 5 मौतें अभी तक हुई है, जिसमें से कुछ बीमार लोग थे इसमें, जो खास तौर से वो उनके मौतें हुई है और अस्पताल में इलाज के दौरान 2 दिन पहले इन्हें भर्ती करवाया गया था। ऐसे पेशेंट यहाँ देखे गए हैं। लेकिन जब सरकार की बात है तो सरकार ने भी कुछ अस्पतालों में इसके लिए कुछ स्पेशल वार्ड और आईसीयू और ऑक्सीजन के इंतजाम किए हैं। तो देखना यह है कि खासतौर से जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में है और जिला लेवल पर जो अस्पताल है उसमें कितना ज्यादा मतलब इंतजाम है, ये अभी साफ तौर पर हम अभी इस पर कह नहीं सकते। लेकिन सरकार इस पर अपनी कोशिशें जो है जारी रखी हुई है। और फिलहाल महाराष्ट्र में अभी जो है बढ़ते हुए पेशेंट जो है देखे जा रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो ये निर्देश दे दिए हैं कि बेडिंग बढ़ा दी जाए, टेस्टिंग किट्स बढ़ा दी जाए। हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी है उन चीज़ों की, क्योंकि एन मौके पर ये देखने को मिलता है कि जब पेशेंट्स की भरमार वहाँ पर हो जाती है तो हॉस्पिटल में जितनी भी फैसिलिटीज है वो ठप हो जाती है। हाँ, खास तौर से इससे पहले जब कोरोना काल के दौरान हमने देखा था कि जो सरकार ने इंतजाम किए थे, लेकिन कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी जा रही थी। लेकिन अब जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले से इसके इंतजाम पूरी तरह से जो है आदेश दिए गए हैं और इस पर इंतजाम करना शुरू है। तो अभी महाराष्ट्र में खासतौर से चिंता की जो है चिंता ना करें और सावधानी बरतें। ऐसी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी तमाम वो बातें, तमाम वो बड़ी खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। लेकिन सबसे अहम बात हम आपको ये कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, रूपाली और मैं, कि आप लोग जो है अपना ध्यान रखें, क्योंकि जहां पर एक तरफ मौसम लगातार बदल रहा है तो कोविड जैसी बीमारियां भी जो है वो एक बार फिर से वापस आ रही है। तो फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।